हेलो बच्चों, मैं विकास सर, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग फिजिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ पावर इशू की वजह से जो लाइव लेक्चर था रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं इसको अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप सबके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, ये हमने क्लास में ऑलरेडी किया। देखिए मेरे पास एक छोटा सा बॉटल है, कटा हुआ बॉटल है, इसके अंदर अगर मैं इरेजर डाल दूँ, अब चैलेंज क्या है बच्चों पता है क्या? ये बॉटल है ना, इसको हमें फ्लिप करना है 180 डिग्री। लेकिन द प्रॉब्लम इज, या द चैलेंज इज कि ये रबड़ बाहर नहीं गिरना चाहिए ऐसा। मतलब बॉटल ऐसी होगी लेकिन ये रबड़ ऐसा गिरना नहीं चाहिए ऐसा। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? आपको सोचना है चीज। हम यहाँ पे कुछ भर भी नहीं सकते, हम यहाँ पे कुछ डाल नहीं सकते, लेकिन ये बॉटल ऐसी होगी तो ये गिरना नहीं चाहिए। तो बच्चों ने इसको प्रिडिक्ट कर लिया था क्लास में, बहुत इजी था। तो हमने क्या किया, इस बॉटल को एक ऐसा धागा बांधा है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो रोटेट करेंगे, देखो है ना, ये रबड़ अभी भी इसके अंदर है पर ये गिर नहीं रहा है। और ये चीज सबको पता है कि ये नहीं गिरता है, बट ये क्यों नहीं गिरता है इसका आंसर आज हम लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई इसके अंदर रबड़ है, अभी भी देखिए ये रबड़ अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये क्यों नहीं गिरा बच्चों? इसके पीछे बहुत सिंपल सा बहुत ब्यूटीफुल साइंस है जो हमने 10th में भी पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है राइट, तो उसके ऊपर दो तरह के फोर्सेस रखते हैं। एक फोर्स क्या होता है जो उसको सेंटर की तरफ लेके जाता है, एंड वन फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। एक ऐसा फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लेके जाता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो सेंटर से दूर जाता है। तो जो सेंटर के पास जाता है ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो फोर्स सर्कल के सेंटर से दूर लेके जाता है ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब तुम सोचोगे सर सच में ऐसा कुछ होता है क्या? एंड हाँ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों देखो, आपने वो मोटर रेसिंग बाइक रेस होती है, देखो उसमें बहुत सारे बाइकर्स ऐसे फुल स्पीड में टर्न मारते हुए जाते हैं राइट। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी वो सर्कुलर टर्न पर आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपनी गाड़ी को पूरा बेंड करते हैं ना। तो क्वेश्चन अराइजेस क्या, वो स्टाइल मारने के लिए इसको बेंड करते हैं। अब आप एज्यूम करो आप किसी कंट्री को या किसी क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके ऊपर करोड़ों रुपए लगे हुए उस रेस के, तो आप उसमें स्टाइल मारोगे क्या? नहीं, आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते राइट। तो वो क्यों ऐसे बेंड होते हैं, और वो लिटरली इतना ज्यादा बेंड होते हैं कि उनका जो नीज होता है, घुटना होता है, वो जमीन में लगता है ना। आपने देखा होगा स्पार्क निकलता है। तो वो लोग क्यों बेंड होते हैं? बिकॉज दे नो साइंस, है ना। उनको क्या पता है, रोड जब तक स्ट्रेट है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जैसे ही वहां पे टर्न आएगा, सी लाइक दिस, तो इतना जो पार्ट है ना इट बिहेव एज अ सर्कुलर मोशन। देखो इतने पार्ट के लिए एक इमेजिनरी सर्कल अगर हम बनाए तो ये जो पार्ट एक सर्कल का पार्ट बनता है। तो जब वो यहां से फुल स्पीड में ऐसे निकलेंगे और अगर उन्होंने अपने आप को बैलेंस नहीं किया तो क्या होगा, उनके ऊपर दोनों फोर्सेस लग सकते हैं। एक होगा जो अंदर की तरफ लेके जाएगा, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स होगा जो बाहर की तरफ लेके जाएगा, जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उनको डिसाइड करना है कि उनको अपने बॉडी पे और गाड़ी पे कौन सा फोर्स लगाना है। तो उन लोग क्या चाहते हैं कि वो इस ट्रैक में उस रेस में बने रहे। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सेफली यहाँ से टर्न मार के निकल जाना पड़ेगा। और अगर उनको रेस से बाहर होना है तो उनकी गाड़ी ऐसे फ्लिप करके उड़ जाएगी। मतलब वो गाड़ी कम से कम, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 500-600 किलो की तो आराम से होगी। एक रॉयल एनफील्ड 250-300 किलो की होती है ना। तो 500-600 किलो की गाड़ी भी कागज के पत्ते की तरह उड़ जाती है बच्चों, जब वो आउट ऑफ ट्रैक होती है। तो सोचो वो फोर्स कितना पावरफुल है। तो वो कौन सा फोर्स लगता है सॉरी तो वो कौन सा फोर्स होता है जो उनको कागज के पत्ते की तरह उड़ा देता है बच्चों? तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रहा है? जो उनको क्या करते हैं, कागज के पत्ते की तरह उड़ा देता है। और उसी फोर्स को कट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को अंदर की तरफ बेंड करते हैं। जैसे वो अपने आप को अंदर की तरफ बेंड करते हैं, उनके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उनको अंदर की तरफ बनाए रखता है और उनकी गाड़ी सेफली बाहर निकल जाती है। समझ में आ रहा है? तो जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है, द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड एज बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें से इसमें का पानी निकल जाए, और वो क्या है पता है, आप सबने प्रिडिक्ट किया होगा, बहुत इजी है। मैं क्या करने वाला, इसको बच्चों जोर जोर से घुमाने वाला हूँ राइट। अभी मैं आपको कैमरे से दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे दीवार पे, यहाँ पे सब जगह क्या हो गया, पानी कलेक्ट हो गया। और आप देखिए, आप इसमें से पानी नहीं चू रहा है राइट, देखो पानी नहीं गिर रहा है ना, और ये काफी हद तक सूख भी गया है। देखो इसमें से पानी निकल चुका है ना। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्या हुआ, जब भी जैसे ही मैंने इसको जोर जोर से सर्कुलर मोशन किया तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा था, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। अब ये क्या चाहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रुमाल बाहर जाना चाहता था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको टाइटली होल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से रुमाल बाहर नहीं जा पा रहे। लेकिन एक चीज है जिसको मैंने नहीं रोका था, वो क्या था बच्चों, इसके अंदर का वाटर। तो पानी को तो मैं नहीं पकड़ सकता, इससे जैसे ही मैंने इसको जोर जोर से घुमाया तो रुमाल नहीं गया, लेकिन इसके अंदर का पानी सब बाहर निकल गया और वो सब जगह जाके बिखर गया। समझ में आ रहा है? और यही छोटे से साइंस का इस्तेमाल बड़े बड़े कंपनीज वॉशिंग मशीन बनाने के लिए करते हैं। उनमें वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे ड्राई होते हैं बच्चों? जब मैं छोटा था, हमारे घर वॉशिंग मशीन नहीं था, तो मैं ऐसा सोचता था शायद इसके अंदर कोई हीटर लगा होगा या कुछ गर्म होता होगा जिसके वजह से कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में कपड़े कैसे सूखते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है, एक ऐसा सिलेंडर होता है, कंटेनर है ना, और उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब होता है कि इसमें मोटर लगा होता है,
अब वो मोटर इस ड्रम को बहुत जोर जोर से घुमाता है। अब जैसे ये चीज सर्कुलर मोशन करेगी तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से चीजें बाहर जानी चाहिए, लेकिन देखो ये कपड़े बाहर जा सकते क्या, इस ड्रम से नहीं जा सकते, इतने छोटे छोटे होल्स में से कपड़े तो बाहर नहीं जा सकते। तो इसमें से क्या बाहर जाता है बच्चों, पानी। तो इसमें से पानी आराम से बाहर निकल जाता है और हमारा कपड़ा एकदम ड्राई होकर बाहर आता है। मतलब आपको कपड़ा जितना ज्यादा ड्राई चाहिए उतने ज्यादा स्पीड में आपको उसको घुमाना पड़ेगा, दैट्स इट सिंपल। तो बच्चों यही हमारा टॉपिक है आज का पहला, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं फटाफट। ये आपके आई गेस आपके टेक्स्ट बुक के सेकंड पेज पे है ये टॉपिक, ठीक है। तो बच्चों देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने 10th में भी पढ़ा था, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, mv²/r। तो ये फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है। तो ये मैं कैसे डिराइव करूंगा, कल जहां पे हमने खत्म किया था आज हम वहां से शुरू करेंगे, है ना। तो कल हमने कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने पढ़ा था A=−ω²r। कल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, जिसमें r क्या इंडिकेट करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, तो उसका जो रेडियस होता है वो हमेशा कहाँ पे डायरेक्टेड होता है बच्चों, अवे फ्रॉम द सेंटर। लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ पे डायरेक्टेड है, टुवर्ड द सेंटर। तो ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस साइन। अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या मिलेगा, A=ω²r। लेकिन हम इसको कैसे यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो हमको पता है, हमको क्या पता है, A=−ω²r। लेकिन हमको क्या चाहिए, देखो हमको ये फॉर्मूला चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो देखो यहाँ पे v चाहिए, यहाँ पे v नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा है जो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मतलब मुझे v और ओमेगा को रिप्लेस करना है। तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला सोचो जो इन दोनों को रिलेट करता है, जिसमें v भी आता होगा और ओमेगा भी। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखा हमने उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को लेके, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को लेके पढ़ा था ना लास्ट टाइम। तो क्या था वो फॉर्मूला, v=r⍵, a=r⍵, करेक्ट है। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, v=r⍵। लेकिन मुझे ओमेगा हटाना है, मतलब ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो r मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। तो व्हाट विल गेट, v/r=ω, करेक्ट है। अब इस ओमेगा के वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, a=−ω² है ना, इंटू r। तो माइनस ऐसे रहेगा, ओमेगा की जगह पे बच्चों हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, v/r का होल स्क्वायर इंटू r। तो क्या मिलेगा, -v²/r² इंटू r। देखो r एंड r² कट हो गया तो आपको क्या बचा, -v/r। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो a का वैल्यू क्या मिला, -v/r। लेकिन हमको तो फोर्स निकालना है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हो गया सिंपल। तो मास ऐसे रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे v² है, -v²/r। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, -mv²/r। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो सिंपल है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है कि हम लोग का डायरेक्शन अपोजिट है। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगर ये आया तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स का है। अब हमको किसका चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए कोई अलग फॉर्मूला है क्या, नहीं, उसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। जितने फोर्स से चीजें अंदर आएंगे उतने ही फोर्स से चीजें बाहर जाएंगी। तो दोनों का फॉर्मूला तो एक्जैक्टली सेम है, लेकिन कुछ तो चेंज होगा ना। क्या है वो चेंज बच्चों, डायरेक्शन। देखो एक टुवर्ड द सेंटर है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, एक अवे फ्रॉम द सेंटर है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला सेम होगा, mv²/r। लेकिन ये माइनस है तो ये क्या होगा बच्चों, प्लस। बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आया, समझा आपको कैसे डिराइव किया हमने फॉर्मूला, हमने यूज किया a−ω²r का फॉर्मूला। यहाँ से हमने क्या निकाला बच्चों, a का वैल्यू निकाला और फिर उस a के वैल्यू को हमने किसमें सब्स्टिट्यूट किया, फोर्स के वैल्यू में। फिर हमको आराम से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। समझ में आया। अगर ये आपके समझ में आया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, तो अभी जो अगला टॉपिक है ना बच्चों, ये थोड़ा रियल लाइफ बेस्ड टॉपिक है। मतलब हम लोग अक्सर देखो हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि अक्सर रोड्स पे लिखा होता है कि योर स्पीड लिमिट शुड बी 40, योर स्पीड लिमिट शुड बी 60, 80, व्हाटएवर इट मे बी, इट वेरीज फ्रॉम रोड टू रोड, राइट। तो हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखा रहता है। देखो स्पीड लिमिट, कि आपको स्पीड लिमिट 40 km/h रखना है या आपको 60 किलोमीटर रखना है। तो कभी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि ये कौन डिसाइड कर रहा है भाई कि यहाँ पे 40 से ही चलना है, उसके आगे नहीं जा सकते, आप 60 से ही चलना है, उसके आगे नहीं जा सकते। जा सकते हो आप, लेकिन इट वुड बी योर ओन रिस्क, लाइक गेटिंग। अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है। मतलब गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि भाई हो सकता है, अगर हमने 40 लिखा है और आप 40 के ऊपर जाओगे तो वहां पे रिस्क एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है।
ना तो क्वेश्चन अराइजेस उनको कैसे पता चला कि 40 किलोमीटर सेफ है या 60 किलोमीटर सेफ है या 80 किलोमीटर सेफ है। तो कुछ तो ऐसा फॉर्मूला होगा, कुछ तो ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जो उन्होंने किया होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि वो हर स्पीड से गाड़ी चला रहे और फिर ठोक रहे या एक्सीडेंट हो रही है तो वो डिसाइड करे अच्छा इतनी स्पीड तक सेफली चल सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, राइट। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, वी मैक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू आर जी। अब वी मैक्स क्या है बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ या स्पीड भी बोल सकते हो आप इसको, दोनों एक ही चीज है। डायरेक्शन का मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, एक हॉरिजॉन्टल रोड है उसके ऊपर एक स्पीड, एक कोई गाड़ी कितने स्पीड से चल सकती है वो हमारा टॉपिक है और उसका आंसर ये आने वाला बच्चों। देखो हमने पहले ही आंसर लिखा है, अब हम इसको डिराइव करेंगे, राइट। अच्छा अब इसमें सवाल उठता है कि म्यू क्या है, आर क्या है, जी क्या है। तो जो म्यू है ना बच्चों, यह है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो बच्चे हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम से है, अदर मीडियम से है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है, घर्षण है ना, वैसे लगभग सबको पता था फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घर्षण। म्हणजे मी आता चालतोय, मी स्लिप नाही होणार, पण जर मी पावसाळ्यात चालणार मग चांसेस आहे की मी स्लिप होऊ शकतो ना। मतलब अगर हम अभी चल रहे तो हम अभी नहीं फिसलते, गर्मी के सीजन में कौन फिसलता है, लेकिन हाँ यही अगर हम लोग बारिश के सीजन में बहुत केयरलेसली चले तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम वहाँ पे स्लिप होके गिर जाएंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब घर्षण जो है वो कम हो जाता है। तो जो म्यू है ना बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की वैल्यू को डिसाइड करता है किसके बीच में बच्चों, अगर मेरे पास एक व्हीकल है तो व्हीकल और रोड के बीच के जो टायर्स है उसके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको डिसाइड करता है म्यू, ठीक है। आर मतलब क्या है बच्चों, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। समझो रोड पहले ऐसा है, थोड़ी देर बाद चलने के बाद रोड कुछ ऐसा कर्व लेता है, ठीक है। तो इतने पार्ट में जो रेडियस बनता है ना, रेडियस वो ही है आर बच्चों। अगर गाड़ी यहाँ से जा रही है तो इतने पार्ट में सर्कल है ना, यहाँ पे तो लीनियर है बट यहाँ पे तो सर्कल है ना, तो उसका जो रेडियस है ना वही रेडियस है। और जी मतलब तो सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो हमारे वी मैक्स का वैल्यू हमको ये लाना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी समझो हमारी गाड़ी इधर है बच्चों, हमारी गाड़ी इस पोजीशन पे, मतलब ये रोड आपको ऐसा कर्व दिख रहा है बट ये सीधा ही रोड है, मतलब ये देखिए ऐसा सीधा ही रोड है, बस क्या हो गया ऐसे रोड ऐसे ऐसे करके टर्न है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो अभी हम यहाँ वाले हिस्से पे, और समझो कि ये गाड़ी है, ये डस्टर गाड़ी, तो गाड़ी यहाँ पर है इस समय, लेकिन रोड एकदम स्ट्रेट ही यहाँ, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा ना उसमें रोड ऐसे होगा, गाड़ी ऐसे करके निकलेगी। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ एंगल से रोड को थोड़ा सा उठाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बैंकेड रोड, इसको हम बैंकेड रोड बोलते हैं, राइट। लेकिन फिलहाल राइट नाउ वी हैव प्लेन रोड, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है, इसके ऊपर से हमारी गाड़ी जा रही है। अब गाड़ी ऐसे जा रही है ना बच्चों, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आप देखो ध्यान से। पूरा पूरा कंसेप्ट है बच्चों फोर्सेस के ऊपर, आपको समझ में आ गया कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, इससे इजी टॉपिक कोई नहीं। अब देखो ये गाड़ी है हमारी, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, उसका वेट है ना, सॉरी इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, इसका वेट इसको नीचे खींच रहा है। वेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। लेकिन एक चीज आप सोचे, कभी हमारी बॉडी पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, हमारा वेट भी नीचे लग रहा है, लेकिन हम कभी दबते नहीं, हम इजीली खड़े रहते हैं। अगर टैग ऑफ वार की बात करो, एक तरफ 10 लोग खड़े, एक तरफ कोई है नहीं, तो कौन सी टीम जीतेगी, कॉमन सेंस है यही टीम जीत जाएगी। लेकिन इधर भी 10 लोग है, इधर भी 10 लोग है, तो बीच का कोई भी चीज इधर उधर हिलेगा नहीं, हिलेगा ना, बिकॉज बोथ द फोर्स आर इक्वल, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर, राइट। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर बच्चों सिर्फ इसके ऊपर वेट ही फोर्स लगता तो ये दब जाता, धस जाता, लेकिन मैं इसको इजीली उठा पा रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक और फोर्स है जो इसको कट कर रहा है, और वो फोर्स कैसा होता है बच्चों, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जैसे समझो कि ये एक सरफेस है, तो इसको वेट नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो इस वेट को कोई एक फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल फोर्स। अगर सरफेस ऐसे टेढ़ा हुआ ना तो नॉर्मल भी टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस को कैसा होता है, परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसा हुआ तो ये भी टेढ़ा हो जाएगा, याद रखना। अभी मेरा मेरा जो व्हीकल है वो ऐसा है, तो मेरा नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर। और ध्यान से देखो, नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को, यानी mg को, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस तो ऐसे हुए, एक नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एक mg नीचे लग रहा है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, गाड़ी अगर टर्न मारी तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि वो बाहर फेंका जाए, मतलब गाड़ी उस तरफ गिर जाए, लेकिन ये नहीं गिर रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके लिए आप ये ऐसे समझो, जब हम चलते हैं, राइट, हम चलते हैं तो हम आगे जाते, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे। देखो ये हमारा पैर है, तो हमारा पैर ऐसे पीछे फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से हम आगे जा पा रहे हैं। मतलब आपके ये जमीन, और बहुत बुरा ड्राइंग बनाने वाला, ये आपका सैंडल, तो फोर्स पीछे लग रहा है, इसलिए आप आगे जा रहे हैं। तो जो पीछे फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये गाड़ी टर्न तो उधर भी जा सकती थी पर नहीं जा रही, उसका कारण क्या है, इस तरफ उसको एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो उसको पकड़ के रखा है, उसके टायर और उसके बीच में। जैसे अभी हम लोग सीढ़ी वगैरह जाते हैं तो हमारे यहाँ कर्जत घाट पड़ता है, तो वो ना घाट बहुत टर्न है,
तो अगर कोई गाड़ी बहुत स्पीड में गई तो चांसेस है कि वो घाट से नीचे गिर जाए, जो कि नहीं चलाना चाहिए स्पीड में, है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये गाड़ी यहाँ पे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स है उसको जो अंदर की तरफ खींच रहा है, जो है फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन जैसे ही मैंने बोला एक फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है, तुरंत आपको याद आया होगा, अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने टॉपिक पढ़ा कि अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसके अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? जैसे अंदर की तरफ जो फोर्स उसको बचा रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन अंदर की तरफ एक और फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो बहुत प्यारा सा इक्वेशन बनेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बरोबर है, करेक्ट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का आंसर क्या है बच्चों, mv²/r। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का भी अपना एक फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है μn। अभी म्यू क्या होता है हमने जस्ट डिस्कस किया, तो उसके ऊपर फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और n मतलब क्या होता है, नॉर्मल। तो फ्रिक्शनल फोर्स का भी अपना एक फॉर्मूला है, वो क्या है, μn। तो मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, μn, करेक्ट है। देखो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, राइट। देखो हमको ये फॉर्मूला डिराइव करना है बच्चों, समझ के पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। देखो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, मतलब मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल इज इक्वल टू mg। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट, उसको बैलेंस कौन करना है, नॉर्मल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नॉर्मल और वेट दोनों इक्वल है, करेक्ट, ऐसे बोल सकता हूँ ना। तो मेरे पास एक और इक्वेशन बना, नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट, mg, करेक्ट। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गया। आप ध्यान से देखो, ये n के वैल्यू को अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, देखो क्या आएगा, मजा आ जाएगा। तो ये म्यू है, n के जगह पे व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, mg इक्वल टू mv²/r। देखो कुछ कट हो रहा है, m सेम है, कट हो गया, कैसे कट हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, फिर कट हो जाएगा, राइट। तो m कट हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, म्यू g इक्वल टू v²/r। एंड व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, वी आर सपोज टू फाइंड द मैक्सिमम वेट, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए, v का वैल्यू चाहिए, तो r को हटाना पड़ेगा, राइट। देखो r यहाँ पे डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, म्यू g r इक्वल टू v², बट आई डोंट वांट v², आई वांट v, मुझे v² नहीं चाहिए, v चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो वंस वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट, हमको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू म्यू rg। ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को आप 2 को 3 से करो या 3 को 2 से, आंसर 6 ही आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, r को इधर लिखा है, g को उधर लिखा, उसके लिए कंफ्यूज मत होना। अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी एक चीज भूल के हम लोग, यहाँ पे तो स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते ना, तो एक दूसरे को कट कर दे, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट। तो मुझे क्या मिला, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg। सी वी गॉट द आंसर, एंड दिस v इज कॉल्ड एज व्हाट, म्यू v मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ का रेडियस कितना है, वहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, वहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तब वो जाके डिसाइड करते हैं कि उस रोड पे मतलब कितना मैक्सिमम स्पीड से हम जा सकते हैं। अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया होगा, अगर रेडियस ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब अगर बड़ा सर्कल है तो आप एक बार स्पीड में निकल भी सकते हो, लेकिन एकदम छोटा गली वाला टर्न है तो भैया नहीं, तब तो नहीं भाई, तब तो न्यूज में आएंगे हम लोग, है ना। अगर छोटा रेडियस है, रेडियस छोटा है तो वेलोसिटी भी कम, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r, अगर आप इक्वेशन देखोगे तो रेडियस छोटा है तो वेलोसिटी भी छोटा ही रखना पड़ेगा, मतलब कम रखना पड़ेगा। और अगर रेडियस बड़ा तो आप एक बार जोर से दौड़ के निकल सकते हो, ठीक है। तो ये था डेरिवेशन किसका बच्चों, वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। आज हम लोग एक और डेरिवेशन पढ़ेंगे, बहुत प्यारा है, मौत का कुआं। हम सब जाते हैं मेले वगैरह में या सर्कस वगैरह में, तो वहां पे मौत का कुआं आपने देखा होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, तो मैं बात कर रहा था मौत का कुआं और डेथ ऑफ वेल, वेल ऑफ डेथ ऐसा भी नाम है उसका, आपके टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बुक में। तो हमें बड़ा मजा आता है ना, हमने देखा होगा उसमें बाइक्स होते हैं, अब तो लोग कार्स भी घुमाते हैं उसके अंदर, मैंने तो कार भी देखा है लाइव, बाप रे। तो क्या होता है बच्चों, मौत का कुआं क्या होता है, देखो एक रिंग होता है ऐसा बड़ा सा, है ना, मेटल रिंग होता है, लकड़ी का भी होता है ऐसा, लकड़ी का भी बनाते हैं कुछ लोग। और क्या होती है, कार रहती है सपोज ऐसा, यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, देखिए हम किस हद तक बना पाते हैं, ठीक है। समझो एक कार है, अच्छा ये कार ऐसे नहीं घूमेगी, मतलब एक 2D डायग्राम तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, मतलब समझो यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल, तो कार ऐसे ऐसे घूमती है, देखा आपने ऐसे, कार घूम रही है, रिंग के अंदर कार घूम रही है। और डर क्या लगता है ना, पूरा रिंग टेम्परेरी बनाया हुआ होता है और इसके आजू बाजू ऐसा गेट प्लेटफॉर्म बना होता है जिसपे हम खड़े होते हैं, मतलब गाड़ी चल रही तो हम भी हिल रहे उसके साथ, इतना भयानक होता है, ठीक है, मजा आता है देखकर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौत का कुआं बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको डेथ ऑफ वॉल, वॉल ऑफ डेथ, ऐसा कुछ नाम दिया उन्होंने टॉपिक में। तो हमको क्या करना है बच्चों, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो वहां पे मिनिमम स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्लो चलो, आप चल के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैक्सिमम स्पीड की लिमिट है कि भाई आप इससे ज्यादा स्पीड से चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा केस है, यहाँ पे कि आपको जितना तेज चलना है चलो, आपको जितना स्पीड में घूमना है घूमो, लेकिन भैया आप स्लो हो गए तो गिर जाओ,
है ना, मानते हो ना आप? जैसे अभी वो मैंने एग्जांपल दिखा था ये वाला, इसको मैं स्लो स्लो घुमाऊंगा तो इरेजर गिर ही जाएगा ना, लेकिन इसको फास्ट फास्ट घुमाऊंगा तो नहीं गिरेगा, राइट? तो यहाँ पे ना बच्चों इस केस में हम लोग वी मैक्स नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितने भी स्पीड में गाड़ी घुमाओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे बच्चों, वी मिनिमम, कि मिनिमम कम से कम कितनी स्पीड मुझे रखनी है अगर मुझे गाड़ी को सेफली मौत के कुएं में घुमाना है। तो अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। फिर से वही बात है, आप सिर्फ समझो कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी गाड़ी हमारी ऐसी है, तो मैंने क्या बोला था, नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा, ध्यान रखना। तो मेरी गाड़ी ऐसी, तो देखो नॉर्मल मेरा यहाँ लग रहा है, करेक्ट है। और वेट भी बहुत सिंपल है, वेट भी हमेशा नीचे ही लगेगा, mg नीचे लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को समझना बहुत आसान है। आप ऐसा सोचो कि अगर गाड़ी फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो कहाँ जाएगी, तो जहां भी गाड़ी जाएगी उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे ये फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, है ना, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, मतलब मेरा फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, पीछे, गेटिंग। तो अभी समझो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसमें फ्रिक्शन खत्म हो गया, तो क्या होगा, गाड़ी सड़क के सबसे नीचे आ जाएगी। तो अगर गाड़ी सड़क नहीं रही है, मतलब किसके वजह से नहीं सड़क रही है, किसके वजह से नहीं फिसल रही है, वो फ्रिक्शन की वजह से। तो गाड़ी फिसल के नीचे आती है, मतलब फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर। यही थोड़ा सा अलग था, ये समझ के तब भैया तातैया होगा, समझो इजी हो गया, टॉपिक एकदम इजी हो गया। तो मेरा वेट कहाँ लग रहा है, नीचे। हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है, वॉल ऑफ डेथ, ऐसा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद ही हॉरिजॉन्टल रोड के बाद ही का टॉपिक है। अब देखो टेक्स्ट में अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा है। तो अगर हम लोग का फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो गाड़ी सबसे नीचे आ जाएगी, राइट। तो मतलब गाड़ी नीचे आ जाएगी, इसका तो इसको कौन ऊपर बचा के रख रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये डायग्राम देख के देखो, पिछला क्वेश्चन आपको समझ आएगा, तो इससे इजी कुछ भी नहीं। देखो अभी हम लोग ध्यान से देखो, इस बार कौन किसको बैलेंस कर रहा है, इस बार देखो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोनों एक दूसरे को इक्वल। और नॉर्मल कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ एक और फोर्स लगता है, कौन सा है वो, वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि n इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv² अपॉन r। मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, mv² अपॉन r। लेकिन यहां से भी तो हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला मिला हमको mg, कैसे मिला, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, राइट। तो लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का अलग से एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था ना, क्या है फॉर्मूला, n म्यू फॉर्मूला है, और यहाँ पे क्या है, mg, ये म्यू है बच्चों, ठीक है। अच्छा देखो, अब इस n के वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, mv² अपॉन r इनटू म्यू इज इक्वल टू mg। फिर से बेसिक मैथ्स, m कट हो गया, हमको क्या चाहिए, v चाहिए ना, v। तो v का वैल्यू निकालेंगे तो बाकी सबको उधर लेके जाएंगे, तो व्हाट विल गेट, v² इज इक्वल टू, देखो r डिवाइडेड तो मल्टीप्लाई हो गया, gr, म्यू मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो v² का वैल्यू क्या मिला बच्चों, gr अपॉन म्यू। लेकिन फिर से मुझे v² नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, v चाहिए। तो v का वैल्यू क्या आएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो कट हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, स्क्वायर रूट लगेगा, व्हाट विल गेट, gr अपॉन म्यू, लो आ गया। मतलब v मिनिमम का वैल्यू कितना है, इतना है। कितना सिंपल डेरिवेशन है। आपको एक बार ये डायग्राम समझ में आ गया, आपको एक बार कौन सा फोर्स किसको कट कर रहा है, कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, कौन सा फोर्स किसके इक्वल है, ये समझ में आ गया, तो इससे इजी कुछ भी नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मजा आया होगा। और भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है, कल हम लोग बैंकेड अनबैंकेड रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। बैंकेड मतलब क्या बच्चों, एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए देखो हमारी गवर्नमेंट भी कितनी मेहनत करती है। उन लोग क्या कर रहे हैं, रोड्स को अब ऐसे नहीं बनाते, उन लोग रोड्स को थोड़ा सा टिल्टेड बनाते। टिल्टेड मतलब क्या, एक एंगल से थोड़ा सा उठा देते ताकि क्या हो, गाड़ी इजीली निकल जाए विदाउट एनी एक्सीडेंट। तो हम लोग इस टॉपिक को भी कल पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों। और हाँ, हमने ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट किए हैं, हमारे 12th साइंस के ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए कामोद भिवंडी में, तो आप चाहे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।